ओके डियर स्टूडेंट, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन स्टार्ट करने वाले हैं। यह चैप्टर हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें और एंजॉय करें एलसीआई फिजिक्स के साथ। मैं आपको बताऊं डियर स्टूडेंट, प्रकाश के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने क्या किया है, प्रकाश के गुणों को जानने की अध्ययन की है, लेकिन आज भी प्रकाश हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो प्रकाश के इतिहास के बारे में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इससे पहले देखते हैं बेटा, कण क्या होता है और तरंग क्या होती है। तो ध्वनि तरंगों के बारे में आपने क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि ध्वनि तरंगें क्या होती। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि तरंग क्या होती सबसे पहले, फिर देखेंगे कण। ठीक है, तो ये थोड़ी हिस्ट्री हो जाएगी इसकी हमारे प्रकाश की। तो देखते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ बेटा। जैसे ये मैन है, ये इस तरह से लाइन में लगे हुए हैं। मान लिया कहीं, जैसे आप लोगों के साथ क्या होता होगा बेटा, जैसे आप लोग राशन लेने जाते हैं, तो राशन लेने जाते हैं, जैसे कोटे पे जाते हैं राशन वगैरह लेने, तो इस तरह आपको क्या लगानी पड़ती है बेटा, लाइन लगानी पड़ती है। तो इस तरह से लाइन लगा के राशन मिलता है आप लोगों को। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लाइन लगाना पसंद नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं बेटा, यहाँ से आगे लग जाते हैं राशन लेने के लिए। लेकिन ये जो आगे पर्सन लगा हुआ है, ये जो आदमी आगे लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इसको राशन लेने देगा या नहीं लेने देगा? क्या लगता है आपको? आप लोग भी करते होंगे बेटा। इसको ये आदमी क्या करेगा, इसको मारेगा, पीटेगा, भगाएगा, कहेगा चलो पीछे लगो जाके। जैसे हम लोग लाइन में लगे वैसे ही लाइन में लग के आओ। तो इसको गुस्सा आएगी क्योंकि इसने इसको पीटा है, तो इसको क्या आएगी बेटा, गुस्सा आएगी। तो ये क्या करेगा, इसको मारने की कोशिश करेगा। अब देखो, ये जो मैन है इसके पास दो ऑप्शन हैं इसको मारने के, यानी इसको पीटने के कितने ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन। ये क्या करे, एक या तो एक पत्थर उठाए, और पत्थर के पास क्या होता है बेटा, द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। तो ये पत्थर उठाए और इसको इस तरह से फेंक के मार दे, तो यहाँ पर कार्य होगा नहीं होगा, इसकी फूट जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कार्य हो जाएगा। एक तरीका ये है इसके पास। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर ये मैन पीछे लग गया आके, यहाँ पर कहाँ पे लग गया बेटा, यहाँ पर पीछे लग गया आके। इसने क्या किया, इसको धक्का दे दिया, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, और इसका सर किस पे टकराया बेटा, टेबल पे टकराया, और फिर अपनी स्थिति पे आ गया। ओके, तो इस केस में भी क्या हो रहा है बेटा, कार्य हो रहा है, और इस केस में भी क्या हो रहा है बेटा, कार्य हो रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है बेटा, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इसको हमने क्या, एक द्रव्यमान को ऊर्जा दी थी। किसको दी थी बेटा, एक द्रव्यमान को ऊर्जा दी थी। या द्रव्यमान के साथ साथ ऊर्जा को लेके हुए जा रहा है, या पत्थर क्या लेके जा रहा है, द्रव्यमान के साथ साथ ऊर्जा को भी लेके जा रहा है, और इससे टकराया आके। तो यहाँ पर इसका क्या हो गई बेटा, चोट लग गई। यहाँ पर क्या हो गया, कार्य हो गया। और इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये इसकी स्थिति है, इसने इसको ऊर्जा दी, इसने इसको ऊर्जा दी, तो ये अपनी स्थिति पे फिर से आ गया। फिर इसने इसको ऊर्जा दी, इस तरह से ये आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसने क्या किया, इसको ऊर्जा दी, फिर अपनी स्थिति पर रह गया। फिर इसने इसको ऊर्जा दी, फिर अपनी स्थिति पे वापस आ गया। इसने इसको ऊर्जा दी, फिर अपनी स्थिति पे क्या हो गया, वापस आ गया। इसने इसको ऊर्जा दी, फिर अपनी स्थिति पे ये वापस आ गया, और इसका क्या हो गया बेटा, कार्य हो गया यहाँ पर। तो दोनों तरीके से कार्य हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो तरंग क्या होती है, तरंग कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो करती है। जैसे मैं तरंग के बारे में लिखता हूँ, वह विधि जिसमें
माध्यम के कण अपनी स्थिति पर कंपन करते हैं तथा ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं, तरंग कहलाती हैं। तो तरंग क्या होती है बच्चा? वह विधि जिसमें माध्यम के कण अपनी ही स्थिति पर कंपन करते हैं तथा ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं, क्या कहलाती हैं? तरंग कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर ये मैन क्या कर रहा है बेटा? अपनी स्थिति पर रह रहा है, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण पहले इसने इसको ऊर्जा दी, फिर इसने इसको ऊर्जा दी, या अपनी स्थिति पर बरकरार है, फिर इसने इसको ऊर्जा दी, या अपनी स्थिति पर बरकरार है, फिर इसने इसको ऊर्जा दी, इसने इसको ऊर्जा दी, और यहाँ पर कार्य हो गया। ओके, तो यहाँ पर ऊर्जा का तो फ्लो हो रहा है, किसका बेटा? ऊर्जा का तो संचरण हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान का संचरण नहीं हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या था बेटा? यहाँ पर जब पत्थर फेंक के मारा था तो यहाँ पर द्रव्यमान के साथ साथ ऊर्जा का भी संचरण हो रहा था। तो इसको क्या कहोगे? तरंग। और इसको, ये जो पत्थर फेंक के मारा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? कण। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले थोड़ा सा तरंग के बारे में। ओके, तरंग, और इधर हम हेडिंग डालते हैं बच्चा कण। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, बड़ा सा भोपा बज रहा है, यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक पर्दा है। एक क्या है बेटा? पर्दा। अब इससे गाना बजेगा, मान लिया आपका यहाँ पर कान है, कान समझते हो? ये हमारे क्या हो गए बेटा? कान। और यहाँ से मान लिया ध्वनि निकलती है, क्या निकलती है? ध्वनि। तो यहाँ पर अगर कान है तो आपको ये ध्वनि सुनाई पड़ेगी, बिल्कुल सुनाई पड़ेगी। ओके, तो अगर यहाँ पर अगर हम कान रख देते हैं अपना, तो आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी? हाँ, तब भी आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी। इस तरह से ये ऐसे जाएगी और ऐसे सुनाई पड़ेगी। अगर कान को यहाँ पर रख देते हैं तब आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी, तब भी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ये इस तरह से जाएगी, इस तरह से क्या होके बेंड होके सुनाई पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा? ये जो तरंगे जो हैं बेटा, ध्वनि तरंगे, ये विवर्तन हो रही हैं, विवर्तित हो जा रही हैं, अपने पास से विचलित हो जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तरंग क्या करती हैं? विवर्तन शो करती हैं। क्या करती हैं? विवर्तन। तरंग क्या करती हैं बच्चा? विवर्तन करती हैं। कण की बात करते हैं, जैसे ये एक प्लेट है और इस पे बहुत सारे कण आके इस तरह से टकरा रहे हैं, तो ये कण इस पे आएगा और इस तरह से अगर टक्कर लगाएगा तो यहाँ पर एक धब्बा बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? धब्बा। ये कण अगर यहाँ पर आएगा और इससे टकराएगा तो यहाँ पर एक क्या बनाएगा? धब्बा बनाएगा। ये कण यहाँ से टकराया, यहाँ पर टकराया के तो यहाँ पर एक धब्बा बनाएगा। ये कण इस तरह से आया और यहाँ पर टकराया, तब एक धब्बा बनाएगा। एक कण यहाँ से आया तो यहाँ पर टकराएगा, तो ये भी क्या करेगा बच्चा? धब्बा बनाएगा। अच्छा, ये कण अगर इस तरह से आ रहा है, क्या ये यहाँ पर धब्बा बना सकता है क्या? इस तरह से धब्बा बना सकता है यहाँ पर टकराने के बाद? तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये कण कैसे? बिल्कुल सरल रेखा में गति करता हुआ आएगा, तो ये कण इस तरह से नहीं आ सकता है, इस तरह से नहीं आ सकता है। तो कणों में विवर्तन होता है या नहीं होता है? क्या लगता है? यहाँ पर तरंगे क्या हो जाती हैं? विवर्तित हो जाती हैं, लेकिन कण विवर्तन नहीं करते हैं। कण विवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन तरंगे क्या करती हैं? विवर्तन करती हैं। ओके, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये जो कण है बेटा, ये आया और इससे टकराया आके, तब इस प्लेट को क्या मिलेगी?
ऊर्जा मिलेगी। ये कण यहाँ से आया, इससे टकराया, तब इस प्लेट को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ये कण इससे टकराया थोड़ी देर बाद, तब इस प्लेट को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का संचरण हो रहा है वो रुक रुक के हो रहा है। कैसे हो रहा है बच्चा? रुक रुक के हो रहा है। तो ऊर्जा का संचरण, कण में ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का संचरण रुक रुक कर होता है, रुक रुक कर होता है। लेकिन तरंग में जैसे कोई गाना बज रहा है, बहुत सारे गाने सुनते होगे आप लोग, तो कोई गाना बज रहा है अच्छा सा, हाँ, तो यहाँ पर आपको गाना रुक रुक के सुनाई पड़ता है या लगातार सुनाई पड़ता रहता है? आपने महसूस किया होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको लगातार सुनाई पड़ रहा है या रुक रुक के सुनाई पड़ रहा है? तो लगातार बिल्कुल सुनाई पड़ता रहता होगा। तो यहाँ पर लगातार आपको सुनाई पड़ता है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा का संचरण है वो लगातार होता है। तो तरंग में क्या होता है बेटा? तरंग में ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का संचरण लगातार होता है, लगातार होता है। तो कण में क्या होता है बेटा? ऊर्जा का संचरण रुक रुक कर होता है, और यहाँ पर तरंग में ऊर्जा का संचरण लगातार होता रहता है। तो प्रकाश भी हमारा कुछ इसी तरीके से प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब कि कभी कभार क्या होता है, प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, और कभी कभार प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। कण की तरह व्यवहार करने का मतलब क्या है बेटा? इसमें जो ऊर्जा होगी वो रुक रुक के और विवर्तन शो नहीं करेगी। इसमें तरंग की तरह जब व्यवहार करेगा तब इसमें ऊर्जा का संचरण लगातार होगा और विवर्तन शो करेगी। ओके, तो पहले हमारे साइंटिस्ट आए थे न्यूटन, जिसने क्या बताया कि जो प्रकाश होती है वो किसकी तरह व्यवहार करती है? कण की तरह व्यवहार करती है। जैसे ये कण हैं, इनके तरह व्यवहार करती है, यानी विवर्तन करती है, विवर्तन नहीं करती है, और यहाँ पर ऊर्जा का संचरण रुक रुक के होता है। फिर हमारे साइंटिस्ट आए यंग, जिन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो ये चलता रहा, कोई आ रहा है कह रहा है कि कण प्रकृति है, कोई कह रहा है कि तरंग प्रकृति रखता है प्रकाश। फिर एक और साइंटिस्ट आए हमारे आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या बताया? प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। अब ये क्या चल रहा है, कहीं कण है, कहीं तरंग है, कहीं कण है, कहीं तरंग है, ये क्या चल रहा है मतलब कि? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इसको, प्रकाश को डुअल नेचर माना। क्या माना? डुअल नेचर। प्रकाश क्या करता है? कभी कभार तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी कभार क्या? कण की तरह व्यवहार करता है। अब बच्चों के लिए परेशानी हो गई। क्या? अब उनको तो दोनों चीज़ें पढ़नी है, प्रकाश की तरंग प्रकृति भी पढ़नी है और क्या पढ़नी है बेटा? कण प्रकृति भी पढ़नी है। लेकिन आप 10th में हो, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्लास 10th में क्या देखेंगे बेटा? प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, जैसे कण क्या होते हैं बेटा? कण को अगर मान लिया फेंकते हो तो बिल्कुल इस तरह से सरल रेखा में जाएगा ऐसे करके, या ऐसे लहराता हुआ जाएगा? नहीं ना। तो प्रकाश को भी इसी तरीके से हम लेट करते हुए चलेंगे। प्रकाश कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में चलता है। ओके, तो इस तरह से हम इसमें क्लास 10th में चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले अभी देखते हैं बेटा प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो बच्चा समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण देखा है, नहीं देखा है? ये देखो, ये मेरे हाथ में क्या है बच्चा? समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण में क्या होता है बच्चा? इस डायरेक्शन में क्या होती है? इधर कोटिंग होती है। क्या होती है? कोटिंग, यानी इस पर पेंट हुआ होता है। और इसमें इस डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर ऐसे देखोगे तो फेस दिखाई देगा। देखो यहाँ पर फेस दिखाई देगा इसमें। तो ये जो समतल दर्पण है, इसको अगर बोर्ड पे बनाना है तो कैसे बनाओगे? देखो, इसको अगर ऐसे रखते हैं, ऐसे, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा? ओनली ये दिखाई पड़ रहा है, ये लाइन तरीके से दिखाई दे रही होगी। पेंट वाला पार्ट किधर है? इधर नीचे।
और रिफ्लेक्टिंग वाला जिधर से फेस देख सकते हो, अपना चेहरा देख सकते हो, वो वाला पार्ट किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन एक दिख रही है। तो इसको समतल दर्पण को अगर हमको बोर्ड पे बनाना है तो कैसे बनाओगे, इस तरह से लाइन बनाओगे। ओके, ऐसे बनाना है। तो इधर देखो, इधर से फेस देख सकते हो, इधर से फेस नहीं देख सकते, इधर पेंट है, तो आपको एक लाइन दिख रही होगी, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। अब मैंने इसको इस तरह से, इस प्लेन मिरर को कैसे रखा है, समतल दर्पण को इस तरह से रखा है, और यहाँ पर नीचे पेंट है, तो नीचे मैं इस तरह से क्या कर दूंगा, कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूंगा, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या है, पेंट है, और ये हमारी क्या है, परावर्तन सतह है, परावर्तन सतह। अब देखो बच्चा, यहाँ पर अगर कोई प्रकाश की किरण इस पे आके गिरती है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस पे आके प्लेन मिरर पे आके गिरती है, यानी समतल दर्पण पे आके गिरती है, तो यहाँ पर क्या होता है, लगभग 99.5% पार्ट क्या हो जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट बोलने का मतलब परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ये किरण बनाओगे, इसको हम कौन सी किरण बोलेंगे, आपतित किरण। कौन सी, आपतित किरण, ठीक है। और जिस मिरर के जिस बिंदु पे आके ये गिरेगी, वहाँ से एक क्या बना लेंगे, इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। और यहाँ पर ये जो किरण है इस तरह से जा रही है, जो इसी माध्यम में ऐसे आई और इस तरह से वापस जा रही है, इसको क्या बोलोगे, परावर्तित किरण। और जहाँ पर ये अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ये तीनों आके जिस बिंदु पे मिलेंगी, उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो ये हमारी क्या हो गई, आपतित किरण, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु। अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बनना है, यानी एक कोण बनना है। इस कोण को वह क्या बोलोगे, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनना है, इसको क्या बोलोगे आप लोग, परावर्तन कोण। तो यहाँ पर ये जो कोण आई है, ये आपका आपतन कोण होगा, आपतन कोण। और ये कोण आर जो है, ये जो कोण आर बनना है, ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। तो देखते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है बच्चा कि यहाँ पर आपतन कोण यानी आपतन कोण कितना है, आई, इज इक्वल टू होगा परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण की। अब परावर्तन कोण क्या है आपका, आर। तो आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका क्या है, समतल दर्पण है, इस पर कोई किरण आके गिरती है, मान लिया ये अभिलंब के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर बताओ एंगल आई कितना हो गया, 30 डिग्री। तो एंगल आर कितना होगा, तो एंगल आर कितना होगा, परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार यहाँ पर एंगल आई जितना होगा उतना ही क्या होगा बेटा, एंगल आर। तो ये इस तरह से परिवर्तित होगी ताकि यहाँ पर भी कोण कितना बने, 30 डिग्री बने। ठीक है, ये एक मैंने बताया आपको। यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। अगर मान लिया कोई किरण इस तरह से आके गिरती है 60 डिग्री एंगल पे, कितने डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे गिरती है आके, तो यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण कितना बनना है, 60 डिग्री। तो बताओ ये किस तरह से परावर्तित होगी, किस तरह से होगी बेटा, यहाँ पर परावर्तन कोण कितना हो जाएगा,
आपतन कोण कितना है 60 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाओगे। देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाली क्लास में कमेंट में आंसर देना। यहाँ पर अगर कोई किरण इस तरह से आके गिरती है और यहाँ पर ये समतल दर्पण के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है, समतल दर्पण के साथ ये आपतित किरण कितना एंगल बना रही है, कितना कोण बना रही है 60 डिग्री। तो आपको परावर्तन कोण बताना है कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, परावर्तन कोण निकाल के लाना है। ठीक है, एक और देखते हैं यहाँ पर, अगर ये हमारा क्या है समतल दर्पण है और इस पे कोई किरण ये अभिलंब की ओर आती है, किस तरह से आ रही है अभिलंब की ओर, तो यहाँ पर अभिलंब की ओर आ रही। देखो ये कोण कितना है 30 डिग्री, और कम कर दोगे तो और मान लिया 20 डिग्री बचा, और कम कर दिया तो और 10 डिग्री, फिर ऐसे कम कर दिया और कम हो जाएगा। और अगर मान लिया अभिलंब की ओर आ जाएगी तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा 0 डिग्री, तो एंगल आई कितना है बेटा 0 डिग्री। तो परावर्तन कोण कितना होगा एंगल आर, तो परावर्तन के नियम से वो भी कितना होगा बेटा 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ से ये जो किरण आ रही है इस माध्यम में, इस तरह से जो आ रही है, ये इसी रास्ते पे क्या हो जाएगी वापस चली जाएगी। तो आपको ये पॉइंट बहुत ही स्पेशल है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। क्या रखोगे, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आती है, की ओर आती है, तो वह उसी पथ पर वापस चली जाती है, वापस चली जाती है। जैसे ये अगर अभिलंब की ओर आएगी तो ये अभिलंब की ओर ही क्या हो जाएगी बेटा वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने बताए, ये वाला आपको क्वेश्चन लगा के लाना है। अब देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ओके, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखो यहाँ पर एक समतल दर्पण मैं इस तरह से रख रहा हूँ, ये क्या है हमारा बच्चा समतल दर्पण। परावर्तक सतह किधर है, इधर है, ये कौन सी होगी परावर्तक, इसको बेटा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। ओके, परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पर कोई हमारी बिंदु वस्तु रखी है, क्या रखी है बच्चा बिंदु वस्तु। तो देखो यहाँ पर जो इस बिंदु से जो प्रकाश की किरणें होंगी वो हर दिशा में निकलेंगी। किस दिशा में निकलेंगी बेटा, हर दिशा में प्रकाश की किरणें इस तरह से निकलेंगी। ये वस्तु क्या है बेटा, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें हर दिशा में निकलेंगी। अब मान लिया आपकी यहाँ पर क्या है आँख है, आँख, तो आप क्या करोगे अपनी आँखों से मान लिया इस बिंदु वस्तु को देखोगे, बिंदु वस्तु ओ है, मान लिया क्या है बेटा ओ, इसको क्या कह रहे हैं बिंदु वस्तु। तो इससे देखोगे इस बिंदु वस्तु को, तो इससे जो प्रकाश की किरणें हैं निकलेंगी और आपकी आँखों में पहुँचेंगी, इस तरह से आँखों में पहुँच रही है। अब ये आँख किससे कनेक्ट होती है, हमारे दिमाग से कनेक्ट होती है। किससे बेटा, दिमाग से। किससे कनेक्ट होती है, दिमाग से कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर ये आँख और दिमाग मिलकर ये सोचेंगे कि ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं इनको पीछे की तरफ बैक करें, किधर पीछे की तरफ इस तरह से बैक करें, यानी पीछे की तरफ भेजें। तो यहाँ ये किरणें कहाँ पर मिलती हैं,
तो जहाँ पर ये किरणें मिलेंगी सारी, जैसे बहुत सारी किरणें बना सकते हो, ये एक किरण निकल रही है, बहुत सारी किरणें बना सकते हो, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर पीछे की तरफ इसको बेक करोगे तो ये यहाँ पर मिलेंगी आके। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये वस्तु इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन आप इसमें समतल दर्पण में देखोगे तो ऐसी ही वस्तु एक और समतल दर्पण के इस साइड में दिखाई देगी। ठीक है, तो वो कैसे दिखाई देती है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें बना सकते हैं। जैसे एक प्रकाश की किरण इस इधर भी आएगी, समतल दर्पण से टकराएगी, और ये प्रकाश की किरण एक और आ रही है जो समतल दर्पण से इस तरह से टकरा रही है। तो टक्कर के बाद क्या होगा, यहाँ पर परावर्तन होगा। तो परावर्तन के लिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे, अभिलंब बनाओगे इस तरह से। तो ये मैंने क्या बना दिया, अभिलंब बना दिया इस तरह से, 2 अभिलंब बना दिया। तो यहाँ पर ये कोण आई, तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से परावर्तित होगी कि एंगल आई किसके बराबर हो, कोण आर के बराबर हो। कोण आई किसके बराबर हो, कोण आर के बराबर हो। और ये किरण मान लिया ये एंगल ज़्यादा बना रही है, कोण ज़्यादा बना रही है, तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। अब ये देखो, ये परावर्तित किरणें हैं दोनों, ये कौन सी हैं किरणें, परावर्तित किरणें। ये हमारी आँखों में जब पहुँचेंगी तो आँख किससे कनेक्ट है, हमारी दिमाग से कनेक्ट है। और दिमाग और आँख मिलके क्या कैलकुलेट करेंगे कि इनको पीछे की तरफ भेजें, इनको पीछे की तरफ इस तरह से भेजें, इस तरह से एक्सटेंड करें, यानी पीछे की तरफ मिला भेजते हैं। तो ये कहाँ पे मिलती हैं, इस तरह से ये पीछे की तरफ भेजेंगे तो ये कहाँ पे मिलती हैं, ये यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पर ऐसी ही वस्तु आपको कहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी। ये वस्तु है, ये वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा वस्तु क्या होती है, थोड़ी डिफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। ठीक है, तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, वस्तु क्या होती है, वस्तु। अब देखो, ये जो समतल दर्पण है इसकी आपतित किरणें कौन सी होंगी, इस पे आके कौन सी गिर रही हैं, ये वाली किरणें। ये वाली किरणें क्या कहलाएंगी बेटा, इस समतल दर्पण की आपतित किरणें कहलाएंगी। तो समतल दर्पण की आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखो ये आपतित किरणें यहाँ पर मिल रही है, ये आपतित किरण यहाँ पे मिल रही है। तो आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वस्तु कहलाती है, वस्तु कहलाती है। तो समतल दर्पण की आपतित किरणें, ये समतल दर्पण है, इसकी आपतित किरणें जिस बिंदु पर आके मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है देख लेते हैं, प्रतिबिंब की एक बार डेफिनेशन क्या होती है, प्रतिबिंब। तो ये देखो परावर्तित किरणें हैं, ये क्या हैं, इस समतल दर्पण की परावर्तित किरणें, ये आपतित किरणें, ये हमारी परावर्तित किरणें। तो परावर्तित किरणें जहाँ पर मिल रही हैं, देखो परावर्तित किरणें ये हैं, ये कहाँ पे मिल रही हैं, ये ऐसे आ रही है और यहाँ पे मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, यहाँ पे बनना है। तो परावर्तित किरणें समतल दर्पण की परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब जो होते हैं बच्चा 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंब कौन सा होता है हमारा,
एक हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। और एक हमारा होता है, एक आभासी प्रतिबिंब, एक होता है हमारा रियल। इसको कहते हैं रियल इमेज। इसको क्या कहेंगे? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल का मतलब क्या हो गया? आभासी प्रतिबिंब। और रियल का मतलब क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है देखते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण की ये जो परावर्तित किरणें हैं, अगर इनको मिलाने के लिए इस तरह से देखो डॉटेड लाइन बनानी पड़े, यानी एक्सटेंड करना पड़े, यानी पीछे की तरफ क्या करना पड़े? प्रसार करना पड़े, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसको क्या बोलोगे? आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या लिखोगे? समतल दर्पण की, समतल दर्पण की परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें यदि विस्तृत, विस्तृत, विस्तृत को क्या बोलते हैं? एक्सटेंडिंग करके मिलती हैं, मिलती हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखो ये समतल दर्पण की परावर्तित किरणें हैं, ये पीछे की तरफ विस्तृत होके मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बनना है इसको कौन सा प्रतिबिंब बोलोगे? आभासी प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ये देखेंगे बेटा। स्फेरिकल मिरर में यानी गोलीय दर्पण में कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आप अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको, लेकिन डेफिनेशन लिखे ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर समतल दर्पण, समतल दर्पण की परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें यदि वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है एंड वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ पर इस तरह से मैं डॉट डॉट करके लाइन बनाऊँ, डॉटेड करके, तो वहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर जो वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी कितनी है? मान लिया 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, एक्स फॉर प्रतिबिंब की दूरी किससे बेटा? समतल दर्पण से। तो ये कितनी है? 10 मीटर। इसको एक्स ओ लिख के ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी दर्पण से, वो भी कितनी होगी? 10 मीटर होगी। कितनी होगी बेटा? 10 मीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या? वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब सॉरी वस्तु की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी बराबर होगी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा कि लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है एंड नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, यानी प्रदीप्ति और अप्रदीप्ति क्या होती है। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा प्रदीप्ति,
एक होता है अप्रदीप्ति। तो ये क्या होता है, लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, और ये क्या होता है हमारा नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। इनको देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर जैसे ये आपका क्या है, अर्थ है, अर्थ यानी पृथ्वी, और ये यहाँ पर क्या है आपका सन है, सन यानी सूरज, और यहाँ पर आपका चंद्रमा है, ये क्या है चंद्रमा यानी मून। अब देखो इस पृथ्वी को चंद्रमा से भी रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, और सूरज से भी प्रकाश मिलता है। तो सूरज से प्रकाश कब मिलता है आपको, इस तरह से सूरज से प्रकाश मिल रहा है, और यहाँ पर चंद्रमा से भी प्रकाश मिलता है। रात के टाइम किससे मिलता है बेटा, चंद्रमा से प्रकाश। लेकिन दोनों में क्या है, मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर जो चंद्रमा से प्रकाश मिल रहा है, यहाँ पर इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन जो सूरज से प्रकाश मिल रहा है, यहाँ पर सूरज के पास क्या है, खुद का प्रकाश है। तो चंद्रमा से प्रकाश इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तो ये कैसे आ रही है हमारे पास, हमारे पृथ्वी तक। तो होता क्या है बच्चा, यहाँ पर सूरज से जो प्रकाश निकलता है, ये चंद्रमा से आके इस तरह से टकराता है, इस तरह से मान लिया टकराया। फिर चंद्रमा क्या करता है, इसको क्या कर देता है बच्चा, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित, इस तरह से परावर्तित कर देता है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा से जो प्रकाश मिल रहा है, ये परावर्तन के पश्चात मिल रहा है, और यहाँ पर जो सूरज से प्रकाश मिल रहा है, वो उसके पास खुद का प्रकाश है। तो दीप्त स्रोत कौन से कहलाते हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश हो, वो हमारे कैसे स्रोत कहलाते हैं, प्रकाश के दीप्त स्रोत कहलाते हैं। और जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, आदित्य प्रकाश स्रोत। तो चंद्रमा सबसे पहले, यहाँ पर सूरज ने चंद्रमा को दिया प्रकाश, और चंद्रमा ने क्या किया, इसको परावर्तित करके हमको दिया, यानी अर्थ को दिया। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या कहलाएगा, अप्रदीप्ति प्रकाश स्रोत, अप्रदीप्ति प्रकाश स्रोत। और ये सूरज क्या कहलाएगा, प्रदीप्ति प्रकाश स्रोत, प्रदीप्ति प्रकाश स्रोत। तो ये प्रदीप्ति प्रकाश स्रोत हो गया, ये हमारा अप्रदीप्ति प्रकाश स्रोत। ओके, तो जिसके पास खुद की लाइट हो वो क्या कहलाएगी बेटा, प्रदीप्ति। जिसके पास खुद की लाइट ना हो वो क्या कहलाएगी, अप्रदीप्ति होगी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग मिलेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, जिसमें से अवतल दर्पण देखेंगे और उत्तल दर्पण देखेंगे, और वो कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं ये भी देखेंगे।